डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 9th के रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला अध्याय है रसायन विज्ञान का पहला अध्याय है। पहले अध्याय जो है वो हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, इसके अंतर्गत इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पहला जो टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे वो है पदार्थ। पदार्थ क्या है, द्रव्य किसे कहते हैं, पदार्थ को द्रव्य भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे मैटर कहते हैं। द्रव्य क्या है, तो देखिए इस पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु किसी न किसी द्रव्य अथवा पदार्थ से मिलकर बना होता है। हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के वस्तुएं देखने को मिलती हैं। प्रत्येक वस्तुएं किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं। जैसे आसपास बहुत से वस्तुएं देखने को मिलती है, जैसे लोहा है, इसके अलावा मेज है, कुर्सी है, ठीक है, सोना है, चांदी है, इसके अलावा अन्य विभिन्न प्रकार के वस्तुएं देखने को मिलती हैं। ये सभी वस्तुएं किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं। इन पदार्थों में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको देखकर हम पता कर सकते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम छूकर अनुभव कर सकते हैं, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको न देख सकते हैं न छूकर बता सकते हैं, लेकिन अनुभव कर सकते हैं। जैसे हवा भी जो है एक प्रकार के पदार्थ ही है जो विभिन्न प्रकार के गैसों से मिलकर बना होता है। तो कहने का मतलब है कि इस संसार में पाए जाने वाले जितने भी वस्तुएं हैं वो सभी वस्तुएं किसी न किसी पदार्थ अथवा द्रव्य से मिलकर बनी होती हैं। अर्थात कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का वह अवयव अथवा घटक जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसमें जो स्थान घेरता है, ब्रह्मांड का वह अवयव जिसमें द्रव्यमान निहित होता है या पाया जाता है तथा स्थान घेरता है या वह आयतन घेरता है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं अथवा द्रव्य कहते हैं। एक बार और डेफिनेशन को रिवाइज कर रहा हूँ। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले वह अवयव अथवा घटक जिसमें द्रव्यमान निहित होता है तथा वह आयतन अथवा स्थान घेरता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं अथवा पदार्थ कहते हैं। देखिए, ये तो डेफिनेशन हो गया द्रव्य अथवा पदार्थ का। भारत के जो भारतीय दार्शनिक थे और यूनान के जो दार्शनिक थे, उनका मानना था कि इस संसार में पाए जाने वाले जितने भी वस्तुएं होती हैं सभी वस्तुएं पंच तत्वों से मिलकर बनी होती है। और वो ये बातें हम लोग के ग्रंथों में भी वर्णित है कि प्रत्येक वस्तु जो इस संसार में पाए जाते हैं वो पंच तत्वों से मिलकर बनी होती है। और वो पंच तत्व कौन कौन से हैं, तो वो पंच तत्व वायु है, पृथ्वी है, आकाश है, अग्नि है और जल है। ये 5 तत्व हैं जिसे हम पंच तत्व कहते हैं। और इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर सभी संसार में पाए जाने वाली वस्तुएं बनी होती हैं। तो ठीक है, ये तो दार्शनिकों का कहना है। ठीक है, चलिए, ये तो द्रव्य का डिफिनीशन हो गया, द्रव्य क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, अब है द्रव्य के गुण के बारे में अध्ययन करेंगे कि द्रव्य के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं जिनके आधार पर हम बता सकते हैं कि जो भी वस्तुएं होती हैं वो द्रव्य से मिलकर भी बनी होती हैं और उनके अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, द्रव्य के गुण है। देखिए, द्रव्य का पहला जो गुण है, पहला गुण है, देखेंगे कि जो द्रव्य होते हैं, द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। द्रव्य का पहला जो गुण है कि द्रव्य जो होते हैं, द्रव्य या पदार्थ जो होते हैं
छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। द्रव्य या पदार्थ का पहला गुण जो है, द्रव्य जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, देखिए अब इसके अंतर्गत पदार्थ अथवा द्रव्य के जो गुण हैं, इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से 3 बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला जो है द्रव्य के गुण के अंतर्गत, इसी के अंतर्गत यह है, पहला जो है इसके अंतर्गत होगा ए जो होगा वो है अंतराण्विक अंतराल। अंतराण्विक इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ये पहला देखिए गुण बता रहे हैं कि द्रव्य जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। इसी के अंतर्गत पहला हम जो बता रहे हैं अंतराण्विक अंतराल, इसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। जो भी द्रव्य होते हैं अथवा पदार्थ होते हैं, अभी मैं बताया हूँ कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और ये कण दूर दूर होते हैं। जैसे मान लिया जाए अगर द्रव है, द्रव, तो द्रव में जो कण होंगे वो दूर दूर पाए जाते हैं। द्रव जो है उनमें जो कण होते हैं वो दूर दूर पाए जाते हैं। देखेंगे कि जो द्रव होते हैं उनके अंदर पाए जाने वाले जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। 2 कणों के मध्य खाली स्थान पाया जाता है, उस खाली स्थान को ही हम अंतराण्विक अंतराल कहते हैं अथवा अंतराण्विक अवकाश भी कहा जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्रव्य जो होते हैं, द्रव्य के 2 कणों के मध्य खाली स्थान पाया जाता है, इस खाली स्थान को ही हम क्या कहते हैं, अंतराण्विक अंतराल कहते हैं। अब इस बात को हम कैसे प्रूफ करेंगे कि जो द्रव्य होते हैं उनके जो कण होते हैं उनके कणों के मध्य खाली स्थान होता है। इस बात को प्रूफ करने के लिए एक एग्जाम्पल हम लोग देते हैं। देखिए द्रव्य जो होते हैं, द्रव्य के जो कण होते हैं उनके मध्य खाली स्थान पाया जाता है। इस बात को प्रूफ करने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए एक बीकर लेंगे और उस बीकर में लगभग 90 ml जल भर देंगे, जल भर देंगे और इस बीकर में नमक या चीनी, नमक या चीनी के कुछ क्रिस्टल डालेंगे। डालने के बाद फिर इसे कांच से, कांच की जो रॉड होती है उससे या चम्मच से इसको हिला देंगे। क्या होता है, नमक कुछ समय के बाद घुल जाता है। आखिर नमक गया कहाँ? इसका मतलब ये है कि जो जल के कण हैं उन कणों के मध्य खाली स्थान है। ये मान लिया जाए जल है, जल के ये कण है, इन कणों के मध्य जो है खाली स्थान पाया जाता है, खाली स्थान होता है। जब नमक डालते हैं तो नमक के जो कण होते हैं इस खाली स्थान में आकर फिट हो जाते हैं, इस खाली स्थान में आकर क्या होते हैं, फिट हो जाते हैं। इस खाली स्थान में जो जल के कण हैं उनके मध्य पाए जाने वाला खाली स्थान जो होता है, जिसे अंतराण्विक अवकाश कहते हैं, उसमें आकर नमक के जो कण होते हैं उसमें फिट हो जाते हैं। इस प्रकार नमक जो होता है वो आसानी से घुल जाता है, अर्थात अदृश्य हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। इससे सिद्ध होता है कि जो द्रव्य होते हैं उनके कणों के मध्य खाली स्थान पाया जाता है। ठीक है, दूसरा गुण देखेंगे। द्रव्य का दूसरा जो गुण है वो है कि द्रव्य के कणों का सूक्ष्म आकार, या पदार्थ के जो कण होते हैं या द्रव्य के जो कण होते हैं उनका आकार बहुत ही सूक्ष्म होता है, उनका आकार बहुत ही सूक्ष्म होता है। द्रव्य जो होता है बी होगा ये, द्रव्य के कणों का
सूक्ष्म होता है। दूसरा गुण है कि द्रव्य जो होते हैं उनके कणों का आकार जो होता है सूक्ष्म होता है, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, जो कि दिखाई नहीं देता है। इतना सूक्ष्म होता है जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और वो दिखाई भी नहीं देता है। अब इस बात को कैसे सिद्ध करेंगे कि द्रव्य के कण जो होते हैं बहुत ही सूक्ष्मतम होते हैं, तो इसको हम एक प्रयोग के माध्यम से जानेंगे। देखिए, एक बीकर लेंगे और उस बीकर में लगभग 90 ml जल भर देंगे। 90 ml जो है 90 ml जल रहेगा, और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल कुछ डालेंगे। 2-4 क्रिस्टल, उसके दाने जो होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डालेंगे। जब पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल जब इस जल में डालेंगे तो जल का कलर जो है बदल जाएगा और कलर जो है बैगनी आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा एक बीकर लेंगे, दूसरे बीकर में भी लगभग 90 ml जल भर देंगे। 90 ml जो है जल भर देंगे, और इसमें से जो पहले बीकर में हम घुले हैं पोटेशियम परमैंगनेट, इसमें से 10 ml लेकर दूसरे वाले बीकर में डाल देंगे। अब दोनों मिलाकर 100 ml का हो जाएगा। 10 ml मिला देंगे, जब 100 ml हो जाएगा तो दूसरे वाले बीकर में जो जल होगा उसका कलर जो बैगनी है फीका हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, ठीक है, इसके तुलना में कुछ कम हो जाएगा। फिर तीसरा हम प्रयोग करेंगे, एक तीसरा बीकर लेंगे। तीसरे बीकर में क्या करेंगे, तीसरे बीकर में भी 90 ml जल ले लेंगे, और इसमें से 10 ml लेकर फिर इस तीसरे में डालेंगे। तीसरे में जब डालेंगे तो देखेंगे कि इसके तुलना में और बैगनी रंग जो है फीका हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो द्रव्य या पदार्थ के कण होते हैं इतने सूक्ष्म हैं कि वो आसानी से क्या होते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। सूक्ष्म होने के कारण ही आसानी से ये क्या हुए, जल में फैल गए, और उसका कलर तो था, लेकिन बस अंतर ये है कि कलर थोड़ा सा डाइल्यूट होते गया, तनु होते गया, ठीक है, लेकिन कलर था, ठीक है। इसमें थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा बैगनी कलर था, इसमें उससे कम था, और इसमें सबसे कम था। इससे सिद्ध हुआ कि जो द्रव्य होते हैं वो छोटे छोटे द्रव्य जो होते हैं उनका कणों का आकार जो है बहुत ही सूक्ष्मतम होता है, ठीक है। तीसरा गुण देखेंगे, तीसरा गुण क्या है, तीसरा गुण है कि जो द्रव्य होते हैं तीसरा गुण है कि द्रव्य जो होते हैं उनमें विसरण का गुण पाया जाता है। सी होगा विसरण, ठीक है। द्रव्य जो होते हैं उनमें या पदार्थ जो होते हैं उनमें विसरण का गुण पाया जाता है, ठीक है। ये, या इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं कि पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ का कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण जो है निरंतर वो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, ठीक है। ये विसरण क्या है इसको भी जाना जाएगा, क्या है पहले ये जान लें। देखिए, जो पदार्थ होते हैं, अभी मैं बताया हूँ कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और इन पदार्थों के कण जो है निरंतर गतिशील होते हैं, गति करते रहते हैं। अगर मान लिया जाए ये कोई पदार्थ है और इनका ये कण है, ये पदार्थ है, इनके अंदर ये कण पाया गया है, तो ये कण जो होते हैं इधर उधर टेढ़े मेढ़े मार्ग में क्या करते हैं, गति करते रहते हैं, और निरंतर गति करते रहते हैं। और यह गति इसलिए करते हैं क्योंकि इन कणों में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। गतिज ऊर्जा पाए जाने के कारण ही ये गति करते हैं। अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो जो भी पदार्थ होते हैं उनके कणों के गतिज ऊर्जा और बढ़ जाती है, जिससे कण और तीव्रता के साथ गति करते हैं, ठीक है। तो
हाँ, एक आता है विसरण। विसरण क्या है, विसरण के बारे में जान लिया जाए। देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ के कणों को परस्पर आपस में अंतः मिश्रित किया जाता है तो इस क्रिया को ही हम विसरण कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों के कणों को आपस में अंतः मिश्रित किया जाता है, आपस में अंतः मिश्रित मतलब आपस में मिलाया जाता है, तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि कणों के गतिशीलता होने के कारण ही जो भी पदार्थ होते हैं वो आसानी से विसरित हो जाते हैं। कणों के अंदर गतिशीलता पाई जाती है, और यह गतिशीलता किसके कारण पाई जाती है, गतिज ऊर्जा के कारण गतिशीलता पाई जाती है। और गतिशीलता होने के कारण ही जब एक पदार्थ को लेकर दूसरे पदार्थ में जब मिलाया जाता है तो ये आसानी से अंतः मिश्रित हो जाते हैं, और इस क्रिया को ही हम विसरण कहते हैं। तो विसरण की क्रिया जो है ठोस में सबसे कम होती है, द्रव में उससे अधिक होती है, और गैस में सबसे ज़्यादा होती है। याद रखिएगा कि विसरण क्रिया जो है, विसरण की क्रिया देखेंगे कि ठोस जो होता है, ठोस में सबसे कम होती है, विसरण की क्रिया सबसे कम होती है। गैस में ठोस के तुलना में अधिक होती है। एक सेकंड, द्रव छूट गया है। ठोस, द्रव और गैस, देखेंगे कि ठोस में विसरण क्रिया सबसे कम होती है, और सबसे ज़्यादा अगर विसरण क्रिया होती है गैस में होती है। ऐसा क्यों होता है, इन तीनों के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो पहला हम लोग ठोस में देख लिया जाए, ठोस में विसरण क्रिया किस प्रकार होती है, तब गैस में किस प्रकार, द्रव में कैसा होता है, तब जाके गैस के में विसरण क्रिया किस प्रकार होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग पहला हम लोग ठोस में देखेंगे। ठोस में करके गैस से स्टार्ट किया जाए, गैस और बढ़िया रहेगा। गैस में गैसों कर दिया, गैसों में विसरण, गैसों में विसरण। ठीक है, देखिए गैसों में विसरण किस प्रकार होता है। गैस के अणु जो होते हैं दूर दूर होते हैं, या अणु कहें या कण कहें। गैस के जो कण होते हैं, गैस में जो कण पाए जाते हैं या गैस के जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, और उनके अणुओं के मध्य अंतराणविक अवकाश अधिक पाया जाता है। और गैस के अणु जो हैं या कण जो होते हैं बड़ी तीव्रता के साथ ये गति करते रहते हैं, क्योंकि इनके मध्य कणों के मध्य खाली स्थान जो है अधिक होता है। अधिक होने के कारण ही जब दूसरा पदार्थ इसमें मिलाया जाता है तो दूसरे पदार्थ के कण इनके जो खाली स्थान है उन खाली स्थान में अंतः मिश्रित हो जाते हैं, उन खाली स्थान में अंतः मिश्रित होते हैं, दूसरे पदार्थ के कण आसानी से अंतः मिश्रित हो जाते हैं। इस प्रकार विसरण क्रिया गैसों में सर्वाधिक होती है, क्योंकि इनके कण दूर दूर भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें इनके कणों में गतिज ऊर्जा अधिक होती है और तीव्रता के साथ गति करते रहते हैं। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि घर में अगर अगरबत्ती जलाकर रख दिया जाए तो उसका सुगंध बहुत आसानी से दूर तक फैल जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि गैसों में विसरण ज़्यादा होता है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देखेंगे कि जो इत्र होता है, अगर इत्र की शीशी उसका कैप खोल दिया जाए तो इत्र जो है आसानी से उसमें से गैस के रूप में निकलेगा और चारों तरफ फैल जाएगा, क्योंकि गैसों में विसरण सबसे ज़्यादा होती है और वो सुगंध महसूस होने लगता है इत्र का। ठीक है, तो विसरण के कारण ही ऐसा होता है। द्रव में देखेंगे, द्रव में कैसा होता है। द्रव में दूसरा होगा द्रव में विसरण। द्रव में विसरण देखिए, द्रव जो होते हैं, द्रव के कण गैस के तुलना में बहुत ही धीमे गति से गति करते हैं, क्योंकि इनके कणों में गतिज ऊर्जा गैसों की तुलना में कम पाई जाती है, इसलिए वो धीमे गति से गति करते हैं। इसके साथ साथ
इनके कणों के मध्य पाए जाने वाला अवकाश जो होता है, अंतराणविक अवकाश जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है, बहुत ही कम होता है गैसों के तुलना में। यही कारण है कि द्रवों में विसरण जो होता है गैसों के तुलना में कम होता है। गैसों के तुलना में द्रवों में विसरण कम होता है, जबकि गैसों में द्रव के तुलना में अधिक होता है। द्रवों का विसरण जो है मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करती है। द्रवों के विसरण क्रिया दो बातों पर निर्भर करती है। पहला घनत्व डेंसिटी, और दूसरा जो होता है तापक्रम टेम्परेचर। ठीक है, दो बातों पर निर्भर करता है। पहला है तापक्रम और दूसरा है घनत्व। तापक्रम और घनत्व दो बातों पर निर्भर करता है। गैसों में द्रवों में विसरण क्रिया दो बातों पर निर्भर करता है, तापक्रम और घनत्व है। अगर हम द्रवों का तापक्रम बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो विसरण क्रिया और तेजी से होगी, क्योंकि टेम्परेचर जो है जब बढ़ाएंगे तो दो द्रवों के कण हैं उनको ऊर्जा मिलेगी, और जब ऊर्जा मिलेगी तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिसके कारण उनके कण जो होते हैं अथवा अणु जो होते हैं दूर दूर हो जाएंगे, जिससे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अधिक होगा और विसरण क्रिया तीव्रता के साथ होगी। ठीक है, उसी तरह घनत्व है। घनत्व अगर बढ़ा दिया जाए द्रवों का तो विसरण क्रिया कम होगी, और घनत्व अगर कम कर दिया जाए तो विसरण क्रिया तीव्रता के साथ होगी। ये याद रखिए, घनत्व अगर बढ़ाएंगे तो विसरण क्रिया द्रवों में कम होगी, अगर घनत्व कम कर दिया जाए तो विसरण क्रिया अधिक होगी, यानी एक दूसरे के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जबकि तापक्रम में देखेंगे कि ताप बढ़ाएंगे तो विसरण क्रिया तीव्रता के साथ होगी, और तापक्रम कम कर देंगे तो विसरण क्रिया द्रवों की कम होगी। यानी तापक्रम जो है यह द्रवों के विसरण क्रिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला है ठोस। तीसरा देखेंगे ठोसों में विसरण। ठोसों में विसरण देखेंगे, जो ठोस होते हैं, ठोस के जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं। ठोसों के जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं। ठोसों के जो कण होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं। पास पास होने के कारण ही इनके कण जो होते हैं या अणु जो होते हैं वो बहुत धीमे गति से इधर उधर गति करते हैं या नगण्य के बराबर गति करते हैं। ठीक है, अर्थात इनके कणों में गतिज ऊर्जा बहुत ही कम पाई जाती है, और इनके मध्य जो खाली स्थान होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, अंतराणविक खाली स्थान जो होता है बहुत ही कम होता है। इसलिए विसरण क्रिया, ठीक है, सबसे कम ठोसों में होती है और सबसे ज़्यादा गैसों में विसरण क्रिया होती है। तो ये रहा 3 पॉइंट जो हम बताए हैं द्रव्यों के या पदार्थों के जो गुण हैं वो बताएं। एक और है, चौथा देखेंगे। चौथा है डी हो जाएगा। डी है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो भी पदार्थ होते हैं उनके कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये आकर्षित क्यों करते हैं? क्योंकि आकर्षण बल पाया जाता है। पदार्थ के जो भी कण होते हैं, एक कण के अंदर आकर्षण बल होता है, इसीलिए दूसरे कण को भी अपने ओर क्या करता है, खींच लेता है और पास पास आ जाते हैं। इस प्रकार पदार्थों के कणों के मध्य आकर्षण बल होने के कारण ही, ठीक है, एक कण दूसरे कण को क्या करता है, आकर्षित कर देता है। पदार्थों के जो कण हैं एक दूसरे को जो आकर्षित करते हैं, यह पदार्थ के प्रकृति और भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। प्रकृति और किस पर निर्भर करता है? भौतिक
अवस्था पर निर्भर करता है। याद रखिएगा कि जो आकर्षण बल है, जो भी पदार्थ होते हैं या द्रव्य होते हैं, उन द्रव्यों के जो आकर्षण एक कण दूसरे कण को आकर्षित करते हैं, यह पदार्थ के किस पर निर्भर करता है? प्रकृति पर निर्भर करता है, भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि ठोस जो है, ठोस में आकर्षण अधिक होता है, द्रव में उससे कम होता है, और गैसों में आकर्षण सबसे कम होता है। ये याद रखिएगा कि ठोस जो होते हैं, ठोस में आकर्षण अधिक होता है, उसके बाद द्रव में उससे कम होता है, और गैस में सबसे कम होता है। ये याद रखिए, यानी ठोसों में आकर्षण अधिक होता है और गैसों में सबसे कम होता है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही काफ़ी है। आप लोग घर पे बैठिए और इस वीडियो को बढ़िया से पढ़िए। जो भी नोट्स सेंड करेंगे उसे आप लोग घर पे कॉपी करते चलिए। नमस्कार।